नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बताते चले सबसे पहले रामबन की जिले की ही खबर से शुरुआत करेंगे। जिला रामबन का एक परिवार आज कभी इस दिन को नहीं भूल पाएगा। एक यहां पर बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। इस परिवार ने एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों को खो दिया है, जबकि इसके 2 सदस्य जम्मू के जीएमसी अस्पताल में यहां भर्ती कराए गए हैं और दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। मामला रामबन के राजगढ़ इलाके का है, जहां पर सीआरपीएफ के एक जवान के किराए के आवास पर आज प्रेशर कुकर फटने से उसकी पूरी तरह से यहां पर जो पत्नी है, उनके साथ ही 3 बच्चे पूरी तरह झुलस गए हैं। इन सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जम्मू के जीएमसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। होनी को कुछ और ही यहां मंजूर था, जिसके चलते 3 साल के एक बच्चे को जीएमसी अस्पताल में मृत लाया घोषित कर दिया गया और वहीं 7 साल के एक बच्चे अन्य जो बचा था उसमें जख्मों की ताप ना सहते हुए जीएमसी में दम तोड़ दिया और मृतकों की पहचान 3 वर्षीय सौरभ कटोच और 7 वर्षीय साहिल कटोच के रूप में की गई, जबकि मृतकों की जो मां है सत्या देवी और उनके 7 वर्षीय भाई गौरव कटोच की हालत गंभीर बनी हुई है। तो जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से महत्वपूर्ण केबल कार परियोजना के पहले चरण का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। इस परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन पिछले साल ही हो चुका है और कोरोना महामारी की वजह से पीरखो से महामाया मंदिर तक केबल कार अब तक नहीं शुरू हो पाई थी और अब आज इस उद्घाटन के बाद पीरखो से महामाया और महामाया से बाहू फोर्ट के दोनों फेज पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय पर्यटकों को लुभाने के लिए ये केबल कार परियोजना काफी सार्थक साबित होगी। केबल कार के तवी नदी के ऊपर से गुजरने का नजारा देखने लायक है और इससे एक तरफ बाहू फोर्ट किला और दूसरी ओर तवी किनारे बसे हुए पुराने जम्मू शहर का नजारा लोगों को आकर्षित करेगा। उपराज्यपाल ने बताया कि अब बदली हुई संस्कृति देखने को मिल रही है। जो काम नहीं हो पा रहे थे वो भी यहाँ पर अब पूरे होने लगे हैं। ये बदली हुई संस्कृति आपको इसमें दिखाई पड़ेगी कि लंबे समय से जो काम पूरे नहीं हो रहे थे वो अब पूरे होने लगे और उसी में का एक काम ये भी है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित था जम्मू के लोगों के लिए। तो जम्मू से निकलने वाले कचरे के निस्तारीकरण के लिए बनाए गए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यूनिट का आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। जम्मू के बंदूरक इलाके में बनाए गए इस यूनिट का निर्माण जम्मू नगर निगम द्वारा यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम के तहत किया गया और निगम की कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया कि इस यूनिट में जम्मू शहर के प्रतिदिन निकलने वाले 350 टन कचरे का निस्तारीकरण कर उसे रिसाइकल किया जाएगा और जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और सांसद जुगल किशोर शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। आज ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बंदूरक का उद्घाटन किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के साथ मिलकर यहाँ पे ये फैसिलिटी बनाई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 350 टन कचरा रोज़ इकट्ठा होता है, जिसमें से 35 टन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट है। तो इस वेस्ट को हम चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रिसाइकल और रीयूज़ करें। तो इस फैसिलिटी में यही होता है कि जो कचरा जो सूखा कचरा आता है उसमें से उसको 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है और उसको फिर श्रेड किया जाता है ताकि आगे ये प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री या सड़कों में ऐसे टाइप के यूजेस में कुछ अब नई टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल हो रहा है तो ये आगे वहाँ इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है जिससे जम्मू शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स से कंप्लायंस भी होगा। लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी वो प्लास्टिक जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी हो वहाँ प्लास्टिक को अलग से दें। दूसरा कुछ कैंपेन्स होते हैं टाइम टू टाइम, उसमें भी प्लास्टिक को अलग से दें। ये एक बात है। दूसरी बात मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें।
तो सावन महीने की संक्रांति पर आज डुग्गर संस्कृति का रूट रहाड़े का त्योहार भी संपन्न हुआ है। ये त्योहार भाइयों की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि नई पीढ़ी इससे वाकिफ नहीं है और जम्मू के ग्रामीण इलाकों में आज भी इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आज इसी कड़ी में महिलाओं ने बिश्नहा में इस त्योहार को मनाया, रंगोली बनाई गई, इस परंपरा को निभाया गया। महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और परिवार की बच्चियों को भी इसमें शामिल किया ताकि वो भी आने वाले समय में अपनी नई पीढ़ी को डुग्गर त्योहारों व संस्कृति का ज्ञान दे सकें। राड़े राए जंदे न भ्राएं दी उमरी वास्ते, खुशी वास्ते, ये खुशी दे होंदे न ते सौन महीने दी संगरांदी गी खत्म होई जंदी ते एह् आने आह्ली फसला वास्ते भी मतलब दिखदे न भाई किन्नी होग ते जेह्ड़े राड़े च जम्मे दे होंदे न एह् उस्सा वास्ते होंदा भाई सारा साल कनेहा आने आह्ला, साढ़ी बच्चें गी खुशियां होनियां चाहिदियां, सब किश होना चाहिदा। ते एह् भ्राएं ताएं राए जंदे न, एह् मटके दे मूंह लेइयै ते ओह्दे बिच 5 किस्म दे भाएं बीऽ लेई लो मक्क होई गेई, मुंजी होई गेई, मांह् होई गे, एह् सारे रली मिलियै इत्थै रांह्दे, सारी कुड़ियां कट्ठियां होइयै ते इत्थै हफ्ते बाद असीं चित्तरदे न ते हफ्ते बाद असीं चित्तरदे न और सारे रली मिलियै इत्थै पकवान खंदे न, रंग बरंगे डोगरी पकवान बनाइयै ते सारे रली मिलियै इत्थै गीत भी गांदे न डोगरी ते हाड़ म्हीने संगरांदी गी आंदा है और सौन म्हीने संगरांदी गी खत्म हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए पैंथर्स पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता बौद्धिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं और पीओजेके की सीटों में भी 8 सीटें डिफ्रीज कर जम्मू प्रांत को देने की भाजपा के दावे का यहां पर पूरी तरह से जो हवाला है वो पैंथर्स पार्टी ने इस पर आज बात की है। पैंथर्स पार्टी ने कहा कि भाजपा के नेता अज्ञानता का शिकार हो रहे हैं। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने इन सीटों का मुद्दा संसद या फिर सर्वदलीय बैठक में न उठाकर इसे परिसीमन आयोग के समक्ष उठाए जाने पर भाजपा की जमकर खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को इसका ज्ञान ही नहीं कि सीटों का घटाना या फिर बढ़ाना परिसीमन आयोग के दायरे में नहीं आता और जो नेता कायदा कानून से वाकिफ हैं या फिर नहीं हैं तो उनसे जम्मू के हितों की रक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पीओजेके के लिए रिजर्व रखी गई हैं, उनमें से 8 सीटें डिफ्रीज करके जम्मू प्रांत को दी जाएंगी। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये मसला उन्होंने पार्लियामेंट के समक्ष नहीं उठाया। जम्मू कश्मीर में जब यहाँ लेजिस्लेचर था वहाँ बिल पेश नहीं किया। प्रधानमंत्री महोदय की ऑल पार्टी मीटिंग में ये मसला पेश नहीं किया और सरप्राइजिंगली उन्होंने ये मुद्दा डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष उठाया। उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि डिलिमिटेशन के दायरे अख्तियारात में सीटें बढ़ाना या घटाना नहीं आता है और डिलिमिटेशन कमीशन सीटों को डीफ्रीज नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं और जिन लोगों को कायदा और कानून की जानकारी ही नहीं है वो जम्मू के हितों की रक्षा क्या खाक करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और जम्मू के अवाम से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चलता कीजिए। पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू की आवाज को बुलंद कर सकती है और जम्मू के हितों की सुरक्षा कर सकती है, उनकी रक्षा किया गया। ईद उल अजहा यानी बकरीद के त्योहार पर भी इसे मद्देनजर रखते हुए डोडा में दूरदराज के इलाकों में आए हुए कुर्बानी की बकरों की बिक्री करने वाले जिला इंतजामिया से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि जिला इंतजामिया उनके लिए यहां पर अच्छे से प्रबंध नहीं कर पाया है और उनके लिए न तो बकरा मंडी का इंतजाम किया गया और न ही बकरों की बिक्री के लिए दाम तय किए गए, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो भी बड़ी उम्मीद लेकर डोडा पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की बेरुखी से उन्हें निराशा हाथ लगी है। 3 दिन हो गए, फाका कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ये मर गया माल हमारा जो हमने कुर्बानी के लिए लाया था। कोई रेट नहीं निकल रहा है। कोई आता है वो बोलता है 260, कोई बोलता है 240, तो इधर खाली झगड़ा हो जाते हैं लोगों के। जानवर को 10 साल हो गए पालने में लगे, किसी को 3 साल हो गए पालने में,
तो इधर रेट ही नहीं आता है सर। हम तो मर गए, गरीब हम गरीब लोग थे, हम मर गए। घर से मैंने 5 लाए अपने घर के। जी जी। मैंने अपने 5 जानवर लाए। मैंने सोचा कि अब मैं इनको बेचूंगा कि ईद के लिए कुछ बनेगा हमारा गुजारा। कोई नहीं आता है, ना कोई रेट है हमारे लिए, ना कोई आ रही है। हमें 200 से हिसाब से 250 से के हिसाब से मांग रहे हैं यहाँ पे। हमें अगर रेट 300 से ऊपर मिलता है हम बेचेंगे। जिला इंतजामिया को हम ये बताते हैं कि अगर वो रेट निकाले जल्द से जल्द हम माल को बेचेंगे। सुरनकोट के तहसीलदार शिराज अहमद ने आज ईद के त्योहार के मद्देनजर की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जहां इस त्योहार पर बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की सुचारू सप्लाई पर बल दिया है कि इन्हें बहाल किया जाए, तो वहीं बैठक में मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में कोरोना के मद्देनजर एसओपीज का पालन करवाने में भी सहयोग दें। अधिकारियों ने तहसीलदार को बताया कि उनकी तरफ से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और कहीं भी कोई चूक नहीं होगी। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन के असर में रहे तो डिप्टी कमिश्नर की हमें हदायत थी कि सब डिवीजन लेवल पे जो है एमआई ग्राम को बुला के और परमानेंट सिस्टम को बुला के जो आने वाली हमारी बुधवार को ईद अल अज़हा है, इसके हवाले से एक मीटिंग करनी है ताकि हमारी ईद के दिन जो गैदरिंग को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन और लोगों में पैगाम में चला जाए। और बाकी साथ में सब डिवीजन लेवल पे जो था वो हमने एक असेस किया कि हमें किस किस चीज़ की जो शॉर्टेज है, स्पेशल आइटम की डेट्स वगैरह की बातें की और हमारे साहबान ने और यहाँ के जो हमारे डिपार्टमेंट के सदर उन्होंने तो हर चीज़ पे गौर फिक्र किया गया। और हमारी कोशिश रहेगी कि ईद वाले दिन जो हमारे बिजली पानी इस तरह की सारी शर्तें दस्तियाब। सुचेतगढ़ के सई पंचायत के सरपंच देवराज पर पिछले दिनों उनके घर में घुसकर किए गए हमले की जांच अभी भी पुलिस द्वारा की जा रही है। देवराज के साथ आज विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों व अन्य लोगों ने मुलाकात कर उनसे इस मामले में अपना हर संभव साथ देने का वादा किया। देवराज ने उन पर हुए हमले के लिए सुचेतगढ़ के डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोनी के अलावा एक एसओपी, और ये एसओपी नहीं है, ये एसपीओ है, और अन्य को उन पर किए गए हमले का दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी लोगों में भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि झूठ के पांव नहीं होते और उनका पर्दाफाश जरूर होगा। तरनजीत सिंह टोनी जो यहाँ के डीडीसी के मेंबर हैं, वो अक्सर जो है यहाँ पर आकर भ्रम झूठी बातें वो फैलाते हैं कि ऐसा हो रहा है जी, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग अपनी शांति तरीके से रह रहे हैं। झूठ की एक कोई हद होती है, वो झूठ की हद जो है लिमिट वो अपनी क्रॉस कर चुके हैं। और पब्लिक जो है, लोगों ने मुझे चुना है और मैं मार्जिन वोटों से जीता हूं। मैं यहाँ का सरपंच हूं और कोई आदमी बाहर से आकर अगर ये कहे कि कोई किसी काम की कोई नेगोशिएशन हो तो मुझे अवॉइड किया जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। और मैं अगर उस समय इस झगड़े से बचने के लिए हमने लोगों को ये अपने लोगों को ये समझाया कि किसी किस्म का कोई झगड़ा ना हो। सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कैलकुलेटेड थी और इन्होंने मेरे साथ जो है वहाँ पर बदतमीजी की। शाम के टाइम पर मेरी मोटरसाइकिल तोड़ी और जिसकी एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन में हमने लगवाई है। तरनजीत सिंह टोनी है, उसके साथ एक एसपीओ है लवली है और एक श्यामलाल है मेरे गांव का, और एक सुरेंद्र है लड़का शिंदा जिसको बोलते हैं। तो गांधरबल के नारंग इलाके में आज गांधरबल का यहां पर आप देखिए कि किस तरह से सफाई अभियान भी देखा गया है। गंगबल इलाके के अंदर ये सफाई अभियान चलाया गया और सेना की 34 आसाम द्वारा की गई इस पहल में स्थानीय प्रशासन के अलावा आम लोगों ने भी अपना योगदान दिया और सेना ने इस दौरान लोगों को गंगबल को स्वच्छ रखने और साथ ही साथ समय समय पर इसकी सफाई करने की भी शपथ आज दिलवाई। तो मकसद यही था 34 आसाम रफल्स का कि लोगों तक ये मैसेज कन्वे किया जाए, ये जो वाटर बॉडीज है इनको साफ सुथरा रखे। ये जो दिन ब दिन पोल्यूट होता है और स्पेशली हमारा नारानाग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिस्ट का लोकल नॉन लोकल्स का आना जाना होता है। तो यही चीज़ लोगों के जहन नशीन कराना कि अपने घर जो वाटर बॉडीज हमारी है तो इनको साफ सुथरा रखे, पोल्यूट न करे और इसको एक रूटीन बनाए। ये नहीं कि एक फंक्शन हो गया तो उसी दिन सारा किया जाए, बल्कि इसको एक रूटीन बना जाए और पंचायत खासकर बाज़ाब्ता इसमें एक लाएअमल तैयार करे। बीडीओ साहब के साथ मिलके
ताकि वक्तन फ़वक्तन ये ड्राइव्स और ये साफ़ सुथराई होती रहेगी, सो दैट हमारी ये वाटर बॉडी शुक्रगुजार हैं और वेलकम करते हैं फॉर RR का, आसाम का और कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ का ख़ास करके लोकल जो लोग हैं, यूथ हैं, सबों ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया और यहाँ सफाई की, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और जिसे यहाँ की जंगल सफाई या पानी जो भी है वो साफ रहें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। तो देश की आंतरिक सुरक्षा में जुटी हुई सीआरपीएफ जहां समाज सेवा में भी अपना पूरी तरह से हक दे रही है, लगातार वो काम करती हुई नजर आई, वहीं पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी जारी मुहिम में अब अहम योगदान सीआरपीएफ की तरफ से दिया गया। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीआरपीएफ लगातार काम कर रही है और सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन ने आज कठुआ के गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज में प्लांटेशन ड्राइव चलाकर वहां कई पौधे लगाए और इस ड्राइव में कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल ने भी अपना साथ देकर वहां जामुन का एक पौधा लगाया और बटालियन के कमांडेंट प्रहलाद पासवान ने इंसान के जीवन में पेड़ों की महत्ता की जानकारी दी और जवानों को भविष्य में भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। ये सारे जहाँ हमारी कंपनियां डिप्लॉयड है, हीरानगर में लगाए, लखनपुर में लगाए, कठुआ में हो गया मेरा, और बन्नी में भी लगाया हूँ, बिलावर में लगाया हूँ, अभी और लगाना है। हर आदमी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और हर आदमी पेड़ लगाए, उस पेड़ को अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करे, ताकि जब ये ग्रो होता है, पेड़ ग्रो होता है, तो ये हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाकर रखता है, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। एक प्लांटेशन ड्राइव है जिसमें हम लोगों ने भी एक जामुन का पेड़ लगाया। मुझे लगता है कि पेड़ हर एक आदमी को लगाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह की हालत थ्रू आउट दी ग्लोब हो गई है, सब लोगों को कम से कम साल में एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए और इससे ना ही हमारा वातावरण भी स्वच्छ होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कंट्रोल होता है। तो भद्रवा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट आज लोगों को समर्पित कर दिया गया। 100 एलपीएम क्षमता के इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन डीडीसी चेयरमैन की तरफ से किया गया और आपको बताते चले कि डीडीसी चेयरमैन धरंतर सिंह ने बीएमओ डॉक्टर शकील और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये किया और इस प्लांट के लगने से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं रहेगी, अलबत्ता प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रशासन से अपील की गई। मुझे लगता है कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एट ए टाइम 5 जो कोविड के पेशेंट होंगे 100% उनको जो ऑक्सीजन दे सकते हैं, अगर फुली देनी हो तो, वरना अगर 10 या 20 लोगों को भी यहाँ ऑक्सीजन दे दी जाती है। तो मुझे लगता है आज के खासकर मेरे लिए, मेरा ये क्षेत्र पड़ता है एसडीएच भद्रवा, तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। हालांकि ये बहुत छोटा है, हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक शुरुआत है। तो 100 लीटर पर मिनट ये जो है जनरेशन का प्लांट यहाँ पे शुरू हुआ है, तो उसका हमने आज यहाँ पे इनाग्रेशन किया है और सरकार से जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हम पूरी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर 1000 लीटर पर मिनट का जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो सैंक्शन हो। उसके लिए टॉप लेवल पर बात हो रही है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सरकार वो हमारी इस डिमांड को भी पूरा करेंगे। 14 जुलाई से जारी बागवानी सप्ताह की एक कड़ी के तहत थन्ना मंडी में आज एक जागरूकता अभियान चलाया गया और बागवानी विभाग ने एक शिविर लगाकर थन्ना मंडी की महिलाओं को जहां विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी, तो वहीं जैम, आचार और साथ ही साथ जूस व कुछ अन्य चीजें बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई। यानी महिलाएं अब अपने घर के अंदर जैम बना सकती हैं, जूस बना सकती हैं, आचार बना सकती हैं, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इन महिलाओं को बताया गया कि कैसे वो छोटे स्तर से अपना कारोबार शुरू कर उसे भविष्य की ओर बढ़ा सकती हैं। कैसे प्रिजर्व करना है फ्रूट, उसको दिखाना है। उसमें 100 लेडीज का हमें टारगेट आया है कि इस हफ्ते में हमने 100 लेडीज को ट्रेन करना है। आज हम 50 लेडीज का यहाँ कैंप रखा है, तो परसों हम नौशहरा सेक्टर में, नौशहरा ब्लॉक में 50 लेडीज को और ट्रेन करेंगे। ये 100 लेडीज को हमने इस वीक में ट्रेन करना है। इसमें हमने सारी जानकारी दी है, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन 2-3 प्रोडक्ट्स की दी है। बाकी जो अपनी स्कीम्स है
PMFE स्कीम है, लो कास्ट प्रिजर्वेशन यूनिट, जिसमें हम 1 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं। PMFE स्कीम में 33% सब्सिडी है और उसका अपर लिमिट कोई नहीं है। आज हम यही माँ बहनों से यही इल्तिजा करते हैं, अगर उनका कोई लो कास्ट प्रिजर्वेशन यूनिट छोटा या बड़ा यूनिट बनाने का इच्छा हो, डिपार्टमेंट पूरी। तो सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा ने आज बिजनौर में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के तौर तरीके बताए और पार्टी नेता अश्विनी शर्मा ने भाजपा की तरफ से लोगों में मास्क व सैनिटाइजर भी बांटे और उनके किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील भी की गई। यानी आम लोगों को आज जागरूक करने की कोशिश की गई और एहतियात बरतने की अपील भी की गई। हमने मिलकर यहाँ ये लोगों को यहाँ अवेयर किया है, जागृत किया है और मास्क लगाने के लिए लोगों को कहा है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ये जरूरत है कि हम कोविड से बचने के लिए, एक तो प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं जो वैक्सीन के लिए उन्होंने फ्री फॉर ऑल सबके लिए वैक्सीन जो है वो फ्री किया है और वैक्सीन भी लोग लगवाएं। थोड़े दिनों के अंदर 2-4 दिन के अंदर खुले तौर पर वैक्सीन जो है मैक्सिमम सेंटर्स के ऊपर जो है वो आना शुरू हो गया है, आ जाएगा। जिला राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा तब पेश आया जब थन्ना मंडी से बरहोट में सोरा पुल के पास एक टाटा मोबाइल गाड़ी चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को थन्ना मंडी PHC पहुंचाया। और ये भी आप बताते चले कि जहां प्राथमिक उपचार के बाद 5 लोगों की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें GMC राजौरी शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये टाटा मोबाइल गंभीर मुगला के संग्योट इलाके से मंजाकोट की ओर जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। तो ये नीचे कहीं बैरोड में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बीच में एक्सीडेंट के बाद हमें पता चला कि इसके बीच में 15 और 20 के बीच में होंगे जो बंदे बैठे हुए, जिसके बीच में 13 बंदे जो थे वो इंजर्ड थे, जो यहाँ पे हमारी एम्बुलेंसेज ने लाए और कुछ लोकल लोगों ने भी लाए यहाँ पे। तो उसमें से हमने 13 बंदे जो हैं उनमें से 5 जो थे वो क्रिटिकल है और उनको शिफ्ट किया हमने राजौरी आफ्टर फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने के बाद बाकी भी जो थे वो भी हमने स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हमने उनको भी राजौरी शिफ्ट कर दिया। साल 2009 में एक मामले की जांच के लिए सीबीआई ने आज पूर्व नौकरशाह महबूब इकबाल इनका नाम है, जिनके जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित आवास पर छापा मारा गया। महबूब इकबाल मौजूदा समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके आवास पर आज सुबह सीबीआई की एक टीम पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये मामला कश्मीर में किसी जमीन की खरीद फरोख्त या फिर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए घोटाले से जुड़ा हो सकता है। महबूब इकबाल फिलहाल डोडा में हैं और उनके आवास पर उनके परिजन ही मौजूद थे। उसके साथ ही यहां पर सीबीआई की तरफ से इस जांच के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बयान यहां पर जारी नहीं किया गया। कईयों ने कहा तो जम्मू में भी अब इथेनॉल हुए पेट्रोल की बिक्री होने लगी है और अगर आपकी गाड़ी को इससे नुकसान होता है तो इसके लिए उस पेट्रोल पंप को जिम्मेदार ना ठहराएं जहां से आपने पेट्रोल भरवाया था। और पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने लोगों को इस बाबत आगाह करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू में अब इथेनॉल से मिक्स हुए पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी है और कई उपभोक्ताओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए पेट्रोल पंप जिम्मेदार नहीं है। एसोसिएशन के प्रधान आनंद शर्मा ने ये पूरी बातचीत बताई है और पेट्रोल पंपों को कोसने की बजाय इसके खिलाफ यहां पर आवाज ये लोग उठा सकते हैं कि कल को किसी पंप वाले को कसूरवार ना दिलाया जाए, किसी के गाड़ी खड़ी हो जाए, किसी के गाड़ी में अगर पानी आ जाता है समझ लो कि उसमें एथेनॉल है और आपकी गाड़ी में पानी था जिसके कारण आपकी गाड़ी में आया और गाड़ियां रुक गई। हमारे कई ऐसे लोगों ने कहा है कि हमारी गाड़ी में पानी आ गया, लेकिन पानी जो आने का कारण वो एथेनॉल है। तभी हमें मजबूरन जो है लोगों को अवेयर करना चाहा कि लोगों को अवेयर कर दें कि एथेनॉल वाला पेट्रोल है, ये शुगर केन से बनता है और ये अल्कोहलिक होता है और इसमें जैसे ही पानी मिलेगा और ये हैवी हो जाएगा, बिल्कुल एक लस्सी की तरह बन जाता है और ये नीचे हैवी होके लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अगर इसमें पानी आता है और ये 10% बढ़ता है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि एथेनॉल वाला लेना है नहीं लेना है, इसके लिए आवाज उठानी है, ये लोगों को देखना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना काम जो है वो यहाँ जम्मू से स्टार्ट कर दिया है। जम्मू तो सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे डेंटल सर्जनों ने सरकार द्वारा दी जा रही यहां पर माली इमदाद के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। इन युवाओं ने डॉक्टरों ने यानी जो युवा डॉक्टर हैं इन्होंने जम्मू में आज प्रदर्शन जारी रखते हुए कहा कि प्रशासन का ये लॉलीपॉप उन्हें मंजूर नहीं, लिहाजा उन्हें नौकरी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें की जा रही है, लिहाजा भाजपा ये गांठ बांध ले कि वो भविष्य में उसे वोट नहीं देंगे। है मैं एलजी साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस का बार बार हम लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं एसॉर्ट, वो नहीं चाहिए हम लोगों को। हमें पीएससी की रिक्रूटमेंट चाहिए ताकि हम लोग जो 7000 डेंटल सर्जन है उसको वो सारे एडजस्ट हो सके। उनको भी राइट है अपनी स्टेट को सर्व करने का। तो प्लीज हम लोगों को ये बार बार फाइनेंशियल असिस्टेंस की बारे में मत बोलिए। हमें पीएससी चाहिए और इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज हम लोग भी आप लोग भी आत्मनिर्भर हो जाइए, क्योंकि हम लोग आप लोगों को डेंटल फ्रेटर्निटी एटलीस्ट वोटिंग नहीं करेगी। तो पिछले दिनों प्रदर्शन कर रहे 10वीं कक्षा के बच्चों पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई ज्यादती के विरोध में यूथ कांग्रेस ने आज इनके समर्थन में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने इन बच्चों को साथ लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा बोर्ड की भी यहां निंदा करते हुए उनसे इन बच्चों की मांगों को पूरा करने की मांग की। बच्चों के ऊपर इस पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और बच्चों को घसीटा गया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। कोई इनकी उम्र जो है कोई किसी की 16-17 साल है, किसी की 17 साल है, नाबालिग बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे हैं जो अपनी मास प्रमोशन के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी जम्मू के अंदर मास प्रमोशन दी जाए। तो आपने देखा ये पुलिस ने उन्होंने अपनी आवाज जो बुलंद करने की कोशिश की, पुलिस ने उनको दबाने की कोशिश की। ये सरकार जो है हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है पूरी सेंटर की गवर्नमेंट जो विफल हो चुकी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो खासतौर पर जेके बोर्ड वो विफल हो चुका है। हम जेके बोर्ड के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, जो भी इनके अध्यक्ष चेयरमैन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, हम उनसे डिमांड करना चाहते हैं कि जो भी इन बच्चों की डिमांड है जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम पे युवा कांग्रेस जो है इनके साथ समर्थन शामिल रहेगी। युवा कांग्रेस इनके साथ सड़कों पर दिखाई देगी जब तक इनकी डिमांड। कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, महिलाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर शिवसेना जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत में सक्रिय श्री राजमाता मंदिर की परमाध्यक्ष स्वामी श्री रामेश्वर नंद जी यहां राजेश्वर नंद इनका नाम है और ये महाराज ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। और शिवसेना की राज्य अध्यक्ष मनीष साहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देश को आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और हर दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बेहद जरूरत है। तो ऐसे कानून वजूद में लाए जाना बहुत जरूरी है जिनके माध्यम से 2 बच्चों वाले दंपतियों को सरकार की ओर से तमाम योजनाओं का लाभ मिल पाए। और साहनी ने कहा कि जिस दंपति के परिवार में केवल कन्या ही बालिका के रूप में है और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने समेत सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिलना चाहिए। आज हम यहाँ पर खून से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जनसंख्या नियंत्रण का जल्द से जल्द कानून बनाने और उसको अति शीघ्र उसको लागू करने के लिए आज एक पत्र लिखने जा रहे हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस समय हमारी देश के हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से इस समय बहुत ज्यादा अति आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री जी से मांग करने जा रहे हैं कि जिनके घर के अंदर मात्र बालक कन्याएं होती हैं उनके लिए जो है महिलाओं के लिए अनिवार्य उनके उच्च स्तर तक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उन कन्याओं के लिए नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए। यही सारी मांग को लेकर आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को खून से पत्र लिखने जा रहे हैं। हमारे बीच आज महापुरुष स्वामी चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।